दुनिया भर में बैंकिंग संकट गहराता जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से शुरू हुआ बैंकिंग क्राइसिस अमेरिका के करीब 200 बैंकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस यूरोप में भी दस्तक दे चुका है। वहां का दूसरा सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस फेल हो चुका है। इन बैंकों के डूबने का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर रहे हैं, एशियाई बाजार भी बेजार हैं, भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन आरबीआई की हर महीने जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पर इन सब बातों का असर नहीं होगा। आज के खर्चा पानी में हम आरबीआई की मंथली बुलेटिन पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि आरबीआई की रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं, आरबीआई ने ग्रोथ को लेकर क्या कुछ कहा है, दुनिया के आर्थिक संकट के बीच भारत कहां पर खड़ा है। इसके अलावा एक्सपर्ट से जानेंगे इस बारे में उनकी राय। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं खर्चा पानी। वैश्विक बैंकिंग संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत को लेकर राहत भरी रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने मार्च के अपने बुलेटिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारत की आर्थिक ग्रोथ में सुस्ती नहीं आएगी। आरबीआई का कहना है वह भारत को लेकर आशावादी बने हुए हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं हों। आरबीआई ने कहा कि भले ही दुनिया में मंदी की आहट शुरू हो चुकी है और ग्लोबल ग्रोथ में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी नहीं पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने यह रिपोर्ट 21 मार्च को जारी की। आरबीआई के बुलेटिन का प्रकाशन हर महीने होता है। बुलेटिन में कहा गया कि भारत महामारी के दौरान उम्मीद से ज्यादा मजबूती के साथ उभरा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से देश की इकॉनमी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि हाल फिलहाल जो 2023-24 के लिए देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ग्रोथ का अनुमान जताया गया है, जो 6 और 6.5% के आसपास है। आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी इसी के आसपास है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब चुके हैं। अमेरिका का बैंकिंग संकट अब यूरोप में कदम रख चुका है। वहां का एक बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस डूब चुका है। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। अब इस बैंक का यूरोप के दूसरे सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने अधिग्रहण करने का फैसला किया है। वैश्विक बैंकिंग सिस्टम के फेल होने से दुनिया भर के बाजारों में इस बात को लेकर चिंता दिख रही है। यह रिपोर्ट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा सहित कई अन्य केंद्रीय बैंक अधिकारियों ने तैयार की है। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इस रिपोर्ट में लेखकों के अपने निजी विचार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट अब दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मचाए हुए है, लेकिन इस संकट का असर भारत की आर्थिक गतिविधियों पर सीमित होगा। आरबीआई की इस रिपोर्ट में कितना दम है, इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की। आइए उनको सुनते हैं। ये एक गलत नीति है आरबीआई की कि वो इस तरह की बात अभी कह रही है, जबकि हम इस पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो अगर भरोसा उठ जाता है आरबीआई के ये स्टेटमेंट्स पे, तो उसका गलत असर आगे आने वाले समय पे पड़ेगा, क्योंकि जब आरबीआई कुछ कहेगा तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो हमारे आरबीआई को अपनी क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा उस पे आंच नहीं आने देनी चाहिए, और इसीलिए उनको ज्यादा सरकमस्पेक्ट रहना चाहिए था। उनको सुझाव देना चाहिए था कि किस तरह की नीतियां हैं जिससे कि हम ये जो परेशानी आने वाली है उससे किस तरह से जूझें। चाहे वो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी भी 6% से ऊपर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जरूर गिर गया है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन का जो कंज्यूमर लेवल है वहां पे तो अभी 6% से ऊपर ही है। और फिर जो अगर यूक्रेन युद्ध चलता रहता है, एनर्जी के दाम अगर चढ़े रहते हैं, उसी तरह हमारा एक्सपोर्ट गिर गया है, हमारा इंपोर्ट गिर गया है। और इंपोर्ट का गिरने का मतलब है कि हमारे अंदरूनी जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ रहा है। तो जब एक्सपोर्ट गिर रहा है, इंपोर्ट गिर रहा है, तो वो भी दिखा रहा है कि अभी परेशानी तो बाकायदा चलती रहेगी। उसको हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएगी। जो बाहर का बैंकिंग का क्राइसिस है उसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि जब अनिश्चितता रहेगी तो स्टॉक मार्केट में एफडीआई और एफआईआई कम आएगा, और एफआईआई वगैरह कम आएगा तो उससे फिर हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो बिगड़ रही है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बिगड़ जाएगा। उससे फिर हमारा इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। तो बड़ी तरह की चीजें हैं जो अभी लगता है कि होंगी। अभी हम अनिश्चितता के काल से गुजर रहे हैं। अभी हम इतने डेफिनेटली नहीं कह सकते ये सब चीजें, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम है। उसका असर हमारे बजट पे भी पड़ेगा, और जब यूरोप और अमेरिका में रिसेशन होगा तो उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बैंकिंग क्राइसिस है, उसका असर हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, एफडीआई एफआईआई फ्लोज पे असर पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए अभी इतना ज्यादा सर्टेनिटी के साथ आरबीआई को नहीं प्रेडिक्ट करना चाहिए।
आरबीआई ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा फरवरी के अंत में जारी किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहतर हालत में है, जबकि ये साल ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर काफी चुनौती भरा रहने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत की वास्तविक जीडीपी 2022-23 में 159.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 169.7 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। हाल ही में रियल जीडीपी 170.9 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान बताया गया है। आरबीआई का बुलेटिन तैयार करने वाले अधिकारियों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 4.4% की दर से बढ़ेगी, जबकि करंट फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 5.3% रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने कहा कि अनिश्चितता के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी स्थिर हालत में बनी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उसके बरक्स कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वैश्विक बैंकिंग संकट का असर भारत के बैंकिंग सेक्टर पर सीधे तौर पर भले ही कम पड़े, लेकिन इसकी तपिश से भारत अछूता नहीं रहने वाला है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस यूबीएस मर्जर के चलते भारत में क्रेडिट स्विस के करीब 15,000 लोगों की नौकरियों पर खतरा है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से भी स्टार्टअप्स को फंडिंग में दिक्कतें आने के आसार हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग संकट के चलते भारत के 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का भविष्य खतरे में है। एनालिस्ट का कहना है इस इंडस्ट्री का करीब 40% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। दुनिया के बड़े बैंकों के डूबने से आईटी सेक्टर की कमाई में भारी कमी आ सकती है, क्योंकि पहले से ही सहमे हुए दूसरे बैंक भी न केवल अपने मौजूदा टेक बजट में कटौती कर सकते हैं, बल्कि आगे कोई डील को भी बंद कर सकते हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय जानी, आइए उनको सुनते हैं। अभी जो आरबीआई की जो बुलेटिन में कहा गया है उसमें डिप्टी गवर्नर पात्रा साहब भी हैं, तो एक तरह से उनका व्यू भी एक मेजर व्यू होता है जब आरबीआई पॉलिसी निर्धारित करता है। तो उनका जो विचार है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि इतना डेफिनेट है कि अब अर्थव्यवस्था सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आगे तो बहुत अनिश्चितता दिख रही है। वो चाहे बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हो, वो चाहे यूक्रेन के युद्ध के जो चलते रहने की वजह से हो, वो चाहे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गिरने की वजह से है, इन्फ्लेशन तेज होने की वजह से है, और अभी ये पता नहीं कि जब फेड में रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इतनी ज्यादा अनिश्चितता के दौरान अभी इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, फिर क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, और जब क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है तो उसका असर आगे भी होता है। तो अभी तो ये कहना चाहिए था कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो किस प्रकार से चले जिससे कि डिमांड को जनरेट करे, जिससे कि अंदरूनी अर्थव्यवस्था कम से कम तेज हो जाए। बाहर की अर्थव्यवस्था की डिमांड पे तो हम नहीं डिपेंड कर सकते, तो अंदरूनी उसके लिए हमारा कृषि है जहाँ पे 47% लोग काम करते हैं, फिर हमारा जो असंगठित क्षेत्र है जो कृषि के बाहर का है जहाँ पे फिर और एक 45% लोग काम करते हैं। तो इनमें जो आमदनी ज्यादा होगी तो हमारी अंदरूनी डिमांड बढ़ेगी, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ फिर हमारी इतनी कम नहीं होगी जितना कि बाहर के वजह से है। तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट लिखते कि भाई हमें अपने इंटरनल मार्केट पे अब ज्यादा निर्भर होना चाहिए, और एक्सटर्नल मार्केट की अनसर्टेनिटी है उसको हम कैसे डील करेंगे जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बिगड़ रहा है वो और ज्यादा ना बिगड़े, और हमारा इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम आए, तो सप्लाई बॉटलनेक्स को कैसे हम कम करेंगे। तो ये सब बातें अगर वहां पे कहते तो उसका शायद ज्यादा और पॉजिटिव असर होता। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।